हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा आयुर्वेद चैनल पे। आज जो है अब अभय इंद्रायण की जो ग्लॉसरी वाला पार्ट है, जो लास्ट में आपका पेज नंबर दिया हुआ है 331 से जो ग्लॉसरी ऑफ मैथडोलॉजिकल टर्म्स जो आपका शुरू है बुक के सबसे लास्ट में, वो हम स्टार्ट करेंगे। ये लगभग 50 या 51 पेजेस हैं और 15 पेजेस करके हम इसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जैसे कि पीएचडी एग्ज़ाम बिल्कुल आपका बिल्कुल नियर बाय है, नज़दीक है, तो आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ के जाइए। आपकी पूरी बुक का जो है समरी ये ग्लॉसरी ऑफ मैथडोलॉजिकल टर्म्स में कंप्लीट हो जाएगी। लगभग पूरी इंद्रायण ही आपकी ग्लॉसरी में कंप्लीट की गई है। तो अगर जिसको इंद्रायण पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, वो एक बार ग्लॉसरी ऑफ मैथडोलॉजिकल टर्म्स ज़रूर देख ले। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है बी से डिनोट करा है, जो आपको बिलाल में आप पहले पढ़कर आ चुके हैं, और जो यहाँ पे नया है मैंने सिर्फ उसी चीज़ को हाईलाइट किया है। पूरी ग्लॉसरी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप जो फर्स्ट पेज है ग्लॉसरी ऑफ मैथडोलॉजिकल टर्म्स, इसी को देखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लॉसरी, इस बात का ध्यान रखिए। अपने आप भी पढ़ सकते हैं आप, और इसको पूरा पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले। तो सबसे पहले आप आ जाइए, जो सेकंड नंबर है एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन, रिस्क डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल ग्रुप एंड द इंटरवेंशन ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप और इंटरवेंशन ग्रुप के बीच में रिस्क डिफरेंस जो आता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन। फिर आता है एक्यूरेसी, ट्रुथफुलनेस और करेक्टनेस ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ मेजरमेंट टू द रियलिटी। ऐसे के ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आ सकते हैं इसमें से। फिर है एडेप्टिव डिज़ाइन के ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुका है, मैंने पहले भी जब इंद्रायण अभी हमने पीछे डिस्कस करी है पीछे वाले लेक्चर्स में, उसमें भी हमने अडेप्टिव डिज़ाइन पढ़ लिया था। तो इसको एक बार देखेंगे। अ रिसर्च डिज़ाइन दैट बिल्ड्स फ्लेक्सिबिलिटी इनटू इटसेल्फ एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग। अब देखिए जो नेक्स्ट लाइन लिखी है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस फ्लेक्सिबिलिटी कुड बी एडिंग और डिलीटिंग अ ग्रुप, चेंजिंग द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट, बट मोस्ट ऑफन चेंजिंग द सैम्पल साइज इन ईच ग्रुप व्हेन इंटरिम रिजल्ट्स इंडिकेट द नीड फॉर डूइंग सो। जब आपके रिजल्ट्स आपको ऐसा कह रहे हैं कि आपको अपने डिज़ाइन में चेंज करने की ज़रूरत है, ज़्यादातर चेंजेस आपके सैम्पल साइज़ में किए जाते हैं। बाकी या तो आप किसी ग्रुप को डिलीट कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं बीच में, आपकी रिसर्च के बीच में, या फिर आप किसी आउटकम का इंटरेस्ट जो है चेंज कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफन जो है आपका सैम्पल साइज़ जो है आप इसमें अडेप्ट करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। तो उसको बोलते हैं हम एडेप्टिव डिज़ाइन। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, बिलाल में दिया हुआ है, ये एक बार आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिर एडिटिव मॉडल देखिए, अ मॉडल स्टेटिंग दैट कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर इज द सम टोटल ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। मतलब अगर आपने दो ड्रग ले रखे हैं, ड्रग ए और बी, उनका कंबाइंड इफेक्ट जो है, अगर आप उन ए प्लस बी करके जो आप इफेक्ट निकालेंगे, वो है हमारा इंडिविजुअल। मतलब ए का अलग और बी का अलग जो इफेक्ट है वो ए प्लस बी है। मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू ए एंड बी, ऐसे करके लिया है। वैलिड व्हेन देयर इज़ नो इंट्रैक्शन, तो ये अलग से पॉइंट याद रखना है, उन दोनों के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये है हमारा एडिटिव मॉडल। फिर आ जाइए पेज नंबर 332। इसमें एज स्टैंडर्डाइजेशन दिया हुआ है। A procedure of adjustment to remove the effect of differences in age composition of group to increase comparability। मान लीजिए आपने दो ग्रुप ले रखे हैं, लेकिन उनका जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसके डिफरेंस को कम करने के लिए जब आप कोई एडजस्टमेंट करते हैं, दो ग्रुप की एज डिफरेंस को कम करने के लिए आप कोई एडजस्टमेंट करेंगे, उसको बोलेंगे एज स्टैंडर्डाइजेशन। फिर देखिए इसमें आगे, दिस एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड when for example one group has older subject than in the other and the outcome of interest is death। अब देखिए इसमें आपने एक ग्रुप जो ले रखा है उसमें आपके ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, और आपको आउटकम क्या देखना है, इसमें डेथ देखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जिसमें ज़्यादा बुजुर्ग लोग होंगे वहाँ पर आपका आउटकम डेथ का ज़्यादा आएगा। तो उसको मतलब कंपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों ग्रुप की जो एज डिफरेंस को है उसको कम करेंगे। तो ये जाएगा हमारा एज स्टैंडर्डाइजेशन। इसी में देखिए फॉर डेथ दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टेड डेथ रेट, तो इसको याद रखिएगा आप। फिर आता है एग्रीमेंट। When two procedures, two observers or two sites etc. tend to give same result in each subject, they are said to be in agreement with each other। अब कोई भी दो प्रोसीजर अगर आप कर रहे हैं, कोई दो ऑब्जर्वर अगर किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई दो साइट पे अगर आप कोई चीज़ काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि आपका सेम रिजल्ट आएगा ईच सब्जेक्ट में। अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपका वो एग्रीमेंट में है एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनका रिजल्ट जो है सेम आ रहा है। इसी में आगे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फॉर क्वालिटेटिव डाटा द एक्सटेंट ऑफ एग्रीमेंट इज स्टैटिस्टिकली मेजर्ड बाय कोहेंस कापा। तो कोहेंस कापा के लिए क्वेश्चन आ सकता है, वो होता है हमारा क्वालिटेटिव डाटा में जब एग्रीमेंट को मेजर करेंगे आप, तो कोहेंस कापा यूज होता है। और क्वालिटेटिव डाटा में लिमिट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट।
एलिएटरी अनसर्टेनिटीज हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर देखिए अल्फा लेवल यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज सिग्निफिकेंस लेवल, अल्फा लेवल इज इक्वल टू सिग्निफिकेंस लेवल, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जाते हैं पेज नंबर 333, एनकोवा। एनकोवा है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, ये हमने बिलाल में पढ़ा था, वहाँ देख लीजिएगा। फिर आता है इसमें एनेक्डोटल एविडेंस, ये जो अलग वर्ड हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं वही मैं यहाँ पर बता रही हूँ। एनेक्डोटल एविडेंस मतलब होता है इंसिडेंटल ऑब्जर्वेशन दैट लैक साइंटिफिक स्क्रूटिनी, मतलब उसके आपका कोई इंसिडेंस आपको दिखाई दिया लेकिन उसके पीछे आपके पास कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है, उसको हम बोलेंगे एनेक्डोटल एविडेंस। फिर एनोवा आप बिलाल में पढ़कर आ चुके हैं। फिर आता है हमारा अपाचे स्कोर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट फॉर्म्स जितनी भी हैं वो सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो अपाचे स्कोर है एक्रोनिम फॉर एक्यूट फिजियोलॉजी एंड क्रॉनिक हेल्थ इवेल्युएशन, इसके जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है। स्कोरिंग सिस्टम, ये हमने क्लिनीमेट्रिक्स में पढ़ा था, याद रखिएगा, जब हमने अभी इंद्रायण स्टार्ट करी थी तब क्लिनीमेट्रिक्स में हमने स्कोरिंग सिस्टम पढ़ा था, उसी में हमारा अपाचे स्कोर आता है। अ स्कोरिंग सिस्टम दैट हेल्प्स टू असेस द प्रोग्नोसिस इन केस ऑफ क्रिटिकल कंडीशन ऑफ अ पेशेंट। तो प्रोग्नोसिस को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इस पर सर्कल बना लीजिए। किसी भी क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट के प्रोग्नोसिस को देखने के लिए आप अपाचे स्कोर यूज़ करते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, रिफ्लेक्सेस, आई मूवमेंट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। ये वाली लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसके अपाचे स्कोर को याद रखिए कि ये प्रोग्नोसिस में काम आता है। फिर है एरिया सैम्पलिंग, द मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट यूजेज ज्योग्राफिकल एरिया एज द यूनिट, ये आप देख लेंगे। आर्म ऑफ अ ट्रायल, आर्म मतलब जैसे आप एक तो हो गया हमारा केस और एक हो गया हमारा कंट्रोल ग्रुप, तो जो ग्रुप्स होते हैं उन्हीं को यहाँ पे आर्म कहा गया है। तो एक हो गया हमारा ट्रायल आर्म और एक हो गया हमारा कंट्रोल आर्म। फिर एसरटेनमेंट या फिर असेसमेंट बायस, जो हमने बायस पढ़ा था उसी में है, एक बार यहाँ पे दोबारा देख लेंगे। बायस ड्यू टू पेइंग मोर अटेंशन टू केसेस देन कंट्रोल इन असेसमेंट, आप केसेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कंट्रोल्स पे ध्यान नहीं जा रहा आपका इतना, तो उसको हम बोलते हैं असेसमेंट या फिर एसरटेनमेंट बायस। इसके बाद देखिए एसोसिएशन, द प्रॉपर्टी ऑफ चेंज इन वन क्वालिटेटिव फैक्टर बीइंग अकम्पनीड बाय द चेंज इन अदर। अब आपका जो क्वालिटेटिव फैक्टर में मान लीजिए एक फैक्टर में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से आपके दूसरे क्वालिटेटिव फैक्टर में अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एसोसिएशन है उनके बीच में। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 334, इसमें लिखा है एट्रीशन। एट्रीशन क्या है, लॉस ऑफ सब्जेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। आप अपनी कोई रिसर्च कर रहे हैं, आपके जो पेशेंट है उसमें आपका लॉस हो गया, मतलब वो या तो डेथ हो गई उनकी, मोस्टली जो है डेथ से ही रिलेटेड होता है एट्रीशन, या फिर कोई किसी का माइग्रेशन हो गया, आपका पेशेंट लामा हो गया, कोई इंजरी हो गई, उसकी वजह से अगर आपके पेशेंट ने आपकी रिसर्च को छोड़ दिया है तो वहाँ पर हो जाता है हमारा एट्रीशन। और एट्रीशन बायस भी हमने पढ़ा था बायसेस में। फिर आ जाइए बेस लाइन डाटा, इसमें लिखा है स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट एट द इनिशियल स्टेज। जब आप शुरुआत करते हैं तब आपके सब्जेक्ट का स्टेटस क्या है, उस डाटा को जब आप कलेक्ट करते हैं उस स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे, उसको हम बोलते हैं बेस लाइन डाटा। फिर आता है बेस रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस रूल पे स्टार बना लीजिए, बेस रूल इंपॉर्टेंट है। द रूल दैट कन्वर्ट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन बी टू इनवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। मान लीजिए आपको ए गिवन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है आप बी की निकालेंगे, और बी गिवन है तो प्रोबेबिलिटी आप ए की निकालेंगे। तो बेस रूल सिर्फ आप इतना मोटा से याद रखिए कि जो आपको गिवन है उससे आप दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। फिर बेड पॉपुलेशन रेशियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर आता है बर्गसन्स बायस, ये हमने बायस में पढ़ा था, जब आपके हॉस्पिटल केसेस जो हैं ज़्यादा होते हैं एक्सपोजर की वजह से, तो आपका क्या इंक्रीज हो जाता है चांस ऑफ एडमिशन, मतलब हॉस्पिटल में जो केसेस चल रहे हैं उनको और एक्सपोजर मिल रहा है, फिर क्या और एडमिट होंगे, तो उसको हम बोलेंगे बर्गसन्स बायस। फिर 335 पे आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 336 पेज पर आ जाइए। 336 पेज पे बिब्लियोग्राफी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमने बिलाल में पढ़ी थी, बिब्लियोग्राफी रेफरेंस और साइटेशंस जो हमने पढ़ा था, एक बार इसको यहाँ पे देख लीजिए। अ लिस्ट ऑफ साइटेशंस ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस बिकॉज रेफरेंस आर रिस्ट्रिक्टेड टू द लिटरेचर एक्चुअली साइटेड इन द टेक्स्ट। अब मान लीजिए आप अपनी कोई थीसिस लिख रहे हैं आप, या आपने कोई आर्टिकल लिखा है, तो उसमें जो आपने जो चीज़ इंक्लूड करी है अगर आप उसका रेफरेंस दे रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा रेफरेंसेस। लेकिन अगर आप उस चीज़ के अलावा पूरी हर जगह का अगर आपने लिखा है, मान लीजिए आपने गूगल से कोई चीज़ पढ़ी है या फिर उस चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ आपने कहीं पढ़ी है लेकिन उसको साइट नहीं करा है, मतलब उसको डायरेक्ट अपने लिटरेचर में या फिर अपनी थीसिस में या फिर अपने आर्टिकल में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आप उसको अपनी बिब्लियोग्राफी में लिख सकते हैं कि आपने इस चीज़ की हेल्प ली थी। तो बिब्लियोग्राफी क्या हो गया, आपका एक ब्रॉड टर्म हो गया, और रेफरेंस क्या हो गया कि जो आपके टेक्स्ट में जो आपने साइट करा है मटेरियल उसके बारे में रेफरेंस देना, वो हो गया हमारा रेफरेंस। फिर इसी में देखिए बिब्लियोग्राफी इंक्लूड रेफरेंसेस टू अदर लिटरेचर एज वेल एज दैट आर नॉट साइटेड बट आर रिलेटेड। तो आप जो है दूसरे लिटरेचर का रेफरेंस भी जो है अपने बिब्लियोग्राफी में डाल सकते हैं। फिर आता है हमारा बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन, इनके नाम से क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो इसको देखिए बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन है, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल दैट हैज़ टू मोड्स। अब जिसके दो मोड्स होंगे, जैसे there will be a two distinct peaks, although one peak can be very small relative to the other. Age distribution of Hodgkin's disease has a smaller peak around 25 year and bigger peak at 55 to 60 years. जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, आप अपनी मान लीजिए आप कोई ग्राफ बना रहे हैं और आपने ग्राफ बनाया हॉजकिंस डिसीज़ का कि कौन सी एज में जो है ये वाली डिसीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी, तो 25 ईयर्स पे आपका छोटा पीक आएगा, मतलब 25 ईयर्स पे कम लोगों को होती है, और 55 और 60 ईयर्स वालों को हॉजकिंस डिसीज़ ज़्यादा होती है। तो आपके जो है पीक में जो है डिफरेंस आएगा दोनों में, 25 साल में और 60 साल में। तो वो हो जाएंगे हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल हैज़ टू मोड्स, मतलब इसके दो मोड्स हो गए कि एक एज में तो ये कम रहता है और एक एज में ये ज़्यादा रहता है। फिर बाइनरी वेरिएबल देखिए, जब आप जो है येस या नो, मेल या फीमेल, इस तरीके से जब आप जहाँ पर जवाब देते हैं, जहाँ पर लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइनरी वेरिएबल। फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। बायो इक्विवेलेंस हम पढ़कर आ चुके हैं, पेशेंट इक्विवेलेंस हमने पढ़ा था और क्लिनिकल इक्विवेलेंस पढ़ा था, जहाँ पर हमने इक्विपोज पढ़ा था, पेशेंट इक्विपोज और क्लिनिकल इक्विपोज। तो वही है हमारा यहाँ पे बायो इक्विवेलेंस को बोला है। फिर देखिए यहाँ पे बायोसिस लिखा है, द यूके बेस्ड साइटेशन सर्विस, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बायोसिस के बारे में। फिर इसके बाद आता है आपका ब्लैक बॉक्स अप्रोच, जो है बिलाल में दिया हुआ है। मोस्टली आयुर्वेदिक स्टडीज़ के लिए हम ब्लैक बॉक्स अप्रोच यूज़ करते हैं, यूजिंग कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ द अंडरलाइंग प्रोसीजर। आप सिर्फ इसमें क्या है, आउटकम को पढ़ेंगे, आप पूरे प्रोसीजर को इसमें ध्यान नहीं देंगे, तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स अप्रोच। फिर आता है हमारा बॉन-फेरोनी प्रोसीजर, ये थोड़ा अलग सा है, इसको ध्यान देंगे इस पर। बॉन-फेरोनी प्रोसीजर है व्हेन टू और मोर कंपैरिजन्स of other statistical tests of hypothesis are done on the same set of data, the total probability of alpha error can increase much beyond the prefix level such as 5%. हम मान लीजिए आप किसी दो चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं या फिर आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब आपका जो अल्फ़ा एरर आएगा दो चीज़ों में, मतलब दोनों जो आपके ग्रुप हैं उसमें, अगर वो 5% से, मतलब 5% से ज़्यादा अगर आता है तो आपका क्या एरर आएगा वहाँ पे। लेकिन मतलब उस अल्फ़ा एरर को 5% तक रखने के लिए आप क्या करेंगे, बॉन-फेरोनी प्रोसीजर को यूज़ करेंगे। उसमें बॉन-फेरोनी प्रोसीजर में एक फार्मूला यूज़ होगा अल्फ़ा अपॉन के। अल्फ़ा अपॉन के मतलब के जो है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा यहाँ पे। तो अल्फ़ा अपॉन के आप यहाँ पर याद रखिए कि बॉन-फेरोनी प्रोसीजर जो है हमारा अल्फ़ा एरर को 5% तक रखने के लिए काम आता है। अगर 5% से ऊपर हमारा लेवल जा रहा है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे बॉन-फेरोनी प्रोसीजर, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा अपॉन के। अब देखिए यहाँ पे इसी में लास्ट में लिखा है, दिस इज़ अ कंजर्वेटिव प्रोसीजर इन द सेंस दैट टोटल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज एक्चुअली लेस देन अल्फ़ा। तो ये कंजर्वेटिव प्रोसीजर है, किसको कंजर्व करने के लिए, हमारे अल्फ़ा एरर को, मतलब अल्फ़ा को कंजर्व करने के लिए 5% तक। फिर इस पे आ जाइए पेज नंबर 338, सबसे ऊपर लिखा है बूट स्ट्रैपिंग, इसको हम पढ़ेंगे पेज नंबर 255 पे, वहाँ पे अच्छा दिया हुआ है, यहाँ पे इसको इतना अच्छा नहीं बताया। फिर है बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट, ये भी हम पीछे पढ़ेंगे। यहाँ पे बॉक्स प्लॉट दे रखा है, उसको देख लेते हैं। अ डायग्राम दैट शोज द मीडियन, द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल, then the lowest and highest value after excluding the outliers, a very effective method to present so many features of data in one diagram। जब आप एक ही डायग्राम में मीडियन भी दिखा देंगे, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल भी दिखा देंगे, लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू मतलब रेंज भी दिखा देंगे, तो हाँ उसको हम बोलेंगे बॉक्स प्लॉट, मतलब उसमें आपका सारी चीज़ इंक्लूड हो जाएगी। फिर आती है हमारी बबल चार्ट, a chart that depicts the varying quantity of a third variable with different values of two quantitative variable। आपने कोई तीसरा वेरिएबल इंक्लूड कर रखा है लेकिन वो दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल को भी अगर दिखा रहा है आपका चार्ट, तो उसको हम बोलेंगे बबल चार्ट। यहाँ पे आप इतना याद रखिए कि दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होंगे और एक होगा हमारा थर्ड वेरिएबल। फिर आता है बटरफ्लाई इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है बटरफ्लाई इफेक्ट भी, इसके ऊपर स्टार बना लीजिए। एन इफेक्ट दैट ब्लोज आउट ऑफ प्रोपोर्शन इन कोर्स ऑफ टाइम बट स्टार्ट फ्रॉम अ माइनर इफेक्ट। अब देखिए बटरफ्लाई जो है उसका जब हम पढ़ते हैं पूरी लाइफ साइकिल, तो वो छोटे से बहुत बड़ा, मतलब बहुत जल्दी होता है। तो इस तरीके से इन्होंने इसका नाम बटरफ्लाई रखा है, क्योंकि इसको आप इनिशियल स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक जो है इसका इफेक्ट देखेंगे। इसमें एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपने 2 कैंसर पेशेंट को एक साथ स्टडी करना शुरू करा है एक ही टाइम पे, लेकिन कोई पेशेंट जो है उसमें जल्दी सिम्टम्स आने शुरू हो गए और वो जो है उसका कैंसर लास्ट स्टेज तक जल्दी पहुँच गया, और दूसरे पेशेंट में जो है आपके इतने जल्दी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, इतनी जल्दी उसके साइड मतलब कैंसर के जो है सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, और उसका जो है अभी स्टेज 2 पे ही पहुंचा है। तो इसको हम बोलेंगे बटरफ्लाई इफेक्ट, कि आप जो है कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों के इफेक्ट का, लेकिन आपने टाइमिंग जो है दोनों की एक साथ ही शुरू करी थी।
फिर आता है कैप्चर रिकैप्चर मेथड, अ मेथड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ पॉपुलेशन बाय एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इन टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज फ्रॉम द पॉपुलेशन। इसमें हम क्या करेंगे कि आपने कैप्चर रिकैप्चर मतलब आपने एक टारगेट पॉपुलेशन में से एक जो है आपने सैंपल ले लिया, उन सैंपल को मार्क कर दिया, फिर उनको दोबारा पॉपुलेशन में छोड़ दिया, फिर आप उस पॉपुलेशन से फिर दोबारा सैंपल लेंगे और फिर जो है मार्क करके फिर से पॉपुलेशन में छोड़ देंगे। तो अब क्या ओवरलैप हो गया कि पहले जो आपने सैंपल लिया था उसमें कुछ लोग आपको जो आपने मार्क करे थे वही लोग आपको सेकंड सैंपल में मार्क हुए मिल रहे हैं, मतलब ओवरलैप हो रहा है कि दोनों सैंपल में से आपको मान लीजिए 5 लोग जो है दोनों सैंपल में सेम मिले हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैप्चर रिकैप्चर मैथड। इसमें लास्ट में देखिए, दिस मैथड इज कॉमनली यूज टू एस्टिमेट से टाइगर्स इन द वाइल्ड बट इज यूज इन मेडिसिन टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ पॉपुलेशन। तो मेडिसिन में हम इसको यूज़ करेंगे जब आप नंबर ऑफ पेशेंट पता लगाना चाहते हैं एक पॉपुलेशन में, तो इसको हम यूज़ करते हैं कैप्चर रिकैप्चर मेथड को। फिर आ जाइए पेज नंबर 339 पे। इसमें लिखा है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो लिखा है बीच में, अ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट दैट सेज दैट सम ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज फ्रॉम एनी डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू हैव ए गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जिसमें बेल शेप कर्व बनता है, ये हमने बिलाल में भी पढ़ा था। तो कोई भी स्टैटिस्टिकल रिजल्ट जो ये बोल रहा है कि सम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज फ्रॉम एनी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई किसी लार्ज वैल्यू का जो सम होता है वो एक हमेशा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 340 पर। इसमें क्लिनी मैट्रिक्स है, क्लिनी मैट्रिक्स हमने चैप्टर में पढ़ लिया था, जहाँ पर आप स्कोरिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लिनी मैट्रिक्स। फिर आता है कोक्रेन कोलैबोरेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोक्रेन रिव्यू, तो ये दोनों हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे लास्ट लाइन देखिए, कोक्रेन कोलैबोरेशन पूरा पढ़ लेते हैं। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ मेडिकल रिसर्च दैट हेल्प टू क्लैरिफाई द रिसर्च अचीवमेंट पर्टिकुलरली हेल्थ केयर इंटरवेंशन सच एज ड्रग, डाइट अल्ट्रेशन एंड बिहेवियर चेंज। The focus is mostly on systemic reviews or correct meta-analysis of the relevant study. कोक्रेन कोलैबोरेशन में ये हुआ था कि आप जो कोई भी अपना रिसर्च करते हैं उसका सिस्टमिक रिव्यू होगा और करेक्ट मेटा एनालिसिस होगा आपके रिजल्ट का। तो कोक्रेन कोलैबोरेशन को आप सिर्फ सिस्टमिक रिव्यू और करेक्ट मेटा एनालिसिस से याद रखेंगे। कोक्रेन रिव्यू देखिए, अ रिव्यू ऑफ ट्रायल्स मोस्टली बेस्ड ऑन मेटा एनालिसिस फॉलोइंग स्पेसिफिक गाइडलाइन ऑफ कोक्रेन कोलैबोरेशन। कोक्रेन रिव्यू क्या होगा, आपका कोई भी ट्रायल आप कर रहे हैं उसका रिव्यू होगा जो कि मोस्टली बेस्ड होगा आपके मेटा एनालिसिस पे, मतलब सिस्टमिक रिव्यू हो गया और मेटा एनालिसिस पे बेस्ड होगा, और गाइडलाइंस किसकी फॉलो होंगी वहाँ पे, कोक्रेन कोलैबोरेशन की। फिर आ जाइए 340 पेज पे ही लास्ट में कोहेंस कापा लिखा है, जो हमने अभी भी पढ़ा था पीछे। फॉर क्वालिटेटिव डाटा अ मेजर ऑफ एग्रीमेंट इन एक्सेस ऑफ चांस बिटवीन टू और मोर ऑब्जर्वर मेथड साइट्स। अगर आपको मेजर ऑफ एग्रीमेंट करना है क्वालिटेटिव डाटा के बीच में, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कोहेंस कापा। फिर पेज नंबर 341, इसमें लिखा है कंसीलमेंट ऑफ एलोकेशन, इस पे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे स्नूज जो मैंने लिखा है सिक्वेंशली नंबर्ड ओपेक एनवेलप, SNO आएगा, सिंगल ओ आएगा, गलती से डबल ओ हो गया है, तो ये हमने बिलाल में भी पढ़ा है। कंसीलमेंट ऑफ एलोकेशन के ऊपर क्वेश्चन भी आता है, चैप्टर नंबर 12 जो है बिलाल का रिसर्च का, उसमें आप इसको देख लीजिएगा। फिर इसमें लिखा है कॉन्कॉमिटेंट वेरिएबल सेम एज कन्फाउंडर, कन्फाउंडर हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। वैलिडिटी हम पढ़ चुके हैं, कंकरेंट वैलिडिटी क्या होती है, कन्फाउंडर हम पढ़ चुके हैं। अब आ जाइए पेज नंबर 342। 342 में कॉन्सोर्ट लिखा है, एक्रोनिम फॉर कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल, दिस प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑन हाउ ट्रायल शुड बी रिपोर्टेड। आपके ट्रायल को कैसे रिपोर्ट करना है आपको, वो कॉन्सोर्ट गाइडलाइन बताएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कंटीजेंसी टेबल है, यहाँ पे कंटीजेंसी टेबल बिलाल में भी दी हुई है, वहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए सबसे लास्ट लाइन जो लिखी है कंटीजेंसी टेबल की, अ कंटीजेंसी टेबल इज़ यूज टू टेस्ट इफ़ वन कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद द अदर। आप दो कैरेक्टरिस्टिक आपने ले रखे हैं किसी भी चीज़ के, तो वो दोनों एक दूसरे से कैसे एसोसिएटेड हैं वो हम कंटीजेंसी टेबल के थ्रू बताते हैं। फिर पेज नंबर 343 में देखिए कॉक्स रिग्रेशन लिखा है, अ टाइप ऑफ रिग्रेशन दैट मॉडल्स लॉगरिथम ऑफ हैजार्ड रेशियो ऑन द कोवेरिएट्स दैट अफेक्ट्स दिस रेशियो। अब जहाँ पर भी आप हैजार्ड रेशियो पढ़ेंगे, हैजार्ड मॉडल पढ़ेंगे, हैजार्ड रेशियो हमने डेमोग्राफी वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो हैजार्ड रेशियो से रिलेटेड है हमारा कॉक्स रिग्रेशन, आप इसको इतना याद रखिए। फिर आता है क्राइटेरिया स्टैंडर्ड, जहाँ लिखा है सेम एज गोल्ड स्टैंडर्ड, बस इतना इसको याद रखना है। फिर 344 नंबर पेज पर आ जाइए। 344 नंबर पेज पे नीचे लिखा है डाटा ड्रेजिंग।
initially used for excessive analysis of data in search of new hypothesis, but now used for reanalyzing data after deleting some inconvenient values so as to fit them in supporting a particular hypothesis. जब आप कोई न्यू हाइपोथेसिस सर्च करने के लिए आप जब पूरे डाटा खंगालते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको बोलते हैं डाटा ड्रेजिंग। तो इसको सिर्फ इतना याद रखना है आपको। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी डाटा सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड, DSMB, an independent body of reputable person who agree to monitor a research project regarding the integrity of data and adherence to protocol। अब एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसमें कि रेप्यूटेबल पर्सन होंगे, वो क्या करेंगे, आपके रिसर्च प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेंगे, जो इसमें वो आपकी डाटा की इंटीग्रिटी या वैलिडिटी को देखेंगे और आपने प्रोटोकॉल कितना फॉलो करा है उसके ऊपर वो मॉनिटर करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर 341, आज का लास्ट पेज। इसमें आता है सबसे पहले डिडक्शन मेथड, द मेथड ऑफ रीचिंग टू ए कंक्लूजन फॉर ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑन अ बेसिस ऑफ अ नोन जनरलाइज रिजल्ट फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। डिडक्शन मेथड, जब मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास जैसे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आप क्या करते हैं, जब आपको आंसर नहीं आता तो आप डिडक्शन मेथड यूज़ करते हैं कि बी तो इसका आंसर नहीं हो सकता, डी इसका आंसर नहीं हो सकता और सी भी इसका आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा इसका, ए। तो एक जनरल अप्रोच से आप एक पर्टिकुलर अप्रोच की तरफ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिडक्शन मेथड। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने बिलाल में पढ़ा था। फिर इसमें आ जाइए डेल्फी मेथड, जो है वो बिलाल में नहीं है, सिर्फ यहीं पर है। अ लेस साइंटिफिक बट अ क्विक मेथड टू अराइव एट अ कंसेंसस अमंग एक्सपर्ट। इन दिस मेथड द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट आर iteratively obtained that are progressively refined by reducing the options in successive round depending on what options are preferred in the previous round। अब देखिए डेल्फी मेथड का मतलब ये है, आपने 10 लोग बैठा दिए एक मीटिंग में और आपने एक क्वेश्चन राइज करा, तो 10 लोग अपना ओपिनियन देंगे एक मीटिंग में, तो जो ओपिनियन अच्छे लगेंगे आप उसको नोट कर लेंगे उस क्वेश्चन के रिलेटेड। फिर आप दोबारा से मीटिंग करेंगे, फिर जो ओपिनियन जो आपने नोट करे थे उन ओपिनियंस को आप दोबारा से प्रेजेंट करेंगे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड। फिर दोबारा से जो है उस चीज़ से, उन ओपिनियन से छन के जो और अच्छे ओपिनियंस आएंगे फिर आप उनको नोट करेंगे। तो ऐसे बार बार जब आपकी मीटिंग्स या फिर बार बार जब एक्सपर्ट्स जो है अपने ओपिनियन देंगे रिड्यूस कर करके, मतलब पहले 10 ओपिनियंस थे, फिर 8 ओपिनियंस हो गए, फिर आपके 5 ओपिनियंस हो गए, फिर उसमें से जो बेस्ट ओपिनियन बार बार मीटिंग करके एक्सपर्ट जब आपका लेकर आएंगे बार बार राउंड करके, तो जो लास्ट ओपिनियन होगा वो उसको, मतलब इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे डेल्फी मेथड। फिर देखिए इसमें नीचे डिज़ाइन लिखा है, इसमें देख कलेक्शन, कंपाइलेशन, एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन को टिक लगा लीजिए बस। मतलब डिज़ाइन ऑफ रिसर्च की अगर कोई डेफिनेशन आती है तो उसमें क्या है, कलेक्शन, कंपाइलेशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आज के लिए इतना ही, ये 15 पेजेस जो हैं आज पूरे हो गए हैं, तो ये हमें पूरे 50 पेज करने हैं और इनको आप ज़रूर पढ़िएगा। ग्लॉसरी में से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप पूरी इंद्रायण नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप सिर्फ ग्लॉसरी पढ़ के भी जा सकते हैं, उसी से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और उससे आपको पता चल जाएगा कि इंद्रायण में जो है बिलाल से क्या टर्म्स अलग यूज़ करी गई हैं और उनके मीनिंग क्या है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे और जल्दी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।